Well, in this video, we are going to study about the topic number 3, which is acceleration due to gravity. We'll start with question number 13. The question is कि acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the earth is same as at a depth d. So हम एक डायग्राम बनाते हैं. ये रहा आपका सरफेस ऑफ अर्थ. हम एक पॉइंट लेते हैं किसी हाइट h के ऊपर और ये h जो है ये है 1 किलोमीटर. यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कोई एक वैल्यू है gh. तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो अर्थ सरफेस के अंदर किसी डेप्थ d के ऊपर जाने के बाद बराबर हो जाएगी. हमें निकालना है कि ये डेप्थ कितनी है. हम सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. आप जानते हैं कि जो ग्रेविटी एट ए हाइट h जो है, ग्रेविटी एट ए हाइट h इज इक्वल टू g ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इंटू 1 माइनस 2h अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं. फिर ग्रेविटी एट डेप्थ d इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. दिस इज 1 माइनस d अपॉन r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. कहा यह गया है कि ग्रेविटी एट ए हाइट h इज इक्वल टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ d. हमें कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहा गया कि ये दोनों किसी एक स्टेज पर आकर बराबर हो जाएंगे. तो आप यहाँ लिखें कि आपके पास आ जाएगा g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d अपॉन r. ये दोनों इक्वेशंस बराबर हो सकती हैं. आप यदि देखिए इफ़ d इज इक्वल टू 2 टाइम h. गिवन हेयर हमारे पास दिया हुआ है कि जो h है वो है 1 किलोमीटर. दिस मीन्स दैट d शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 1 किलोमीटर, दैट इज़ 2 किलोमीटर. तो मीनिंग क्या हुआ कि जो ग्रेविटी की जो वैल्यू अर्थ सरफेस के ऊपर 1 किलोमीटर पर है वो ही यदि आप अर्थ की खुदाई करते हैं तो 2 किलोमीटर पर जाकर खोदने के बाद उतनी ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी. दिस मीन्स दैट द ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट इन दिस केस, राइट. नाउ वी आर मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 14. अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 14. तो सवाल हमारा कुछ इस तरीके का है कि हाइट एट विच, सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, द हाइट एट विच the weight of the body becomes 1/16 of its weight on the surface of earth. जहाँ r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है. हमें इसमें निकालना क्या है वो हम लिखते हैं h हमने निकालना है. और जो गिवन पैरामीटर है हमारे पास कि जो weight at a height h is equal to weight on the surface of earth by 16, राइट. तो हम एक जनरल एक्सप्रेशन हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं कि देखिए ग्रेविटी एट ए हाइट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है. इट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. एंड ग्रेविटी एट ए हाइट एच, ग्रेविटी एट ए हाइट एच वो क्या होगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 2. आप दोनों के रेशो बना दीजिए. ग्रेविटी एट ए हाइट h इज़ इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर अपॉन जी आप कर दीजिए और यहाँ आप उल्टा करके लिख दीजिए. ये आपके पास आ जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर. जी एम से जी एम कैंसिल हो जाएगा. आप m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m से डिवाइड कर दीजिए. एम जी एच अपॉन एम जी इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, राइट. ये आपके पास आ जाएगा वेट एट ए हाइट h अपॉन वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, आप r स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, यहाँ r कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास आ जाएगा r स्क्वायर 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर. r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल. हमारे पास दिया हुआ है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, gravity at a height h is equal to weight at a height h is equal to ws upon 16 upon weight on the surface of earth is equal to 1 upon
1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा, डब्ल्यू एस से डब्ल्यू एस कैंसल, और उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर का जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू 16। आप दूसरी ओर ले जाइए, 1 प्लस एच अपॉन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, स्क्वायर रूट करेंगे जब 16 का, तो हाइट है ये पॉजिटिव ही आने वाली है, तो हमें कह सकते हैं कि 1 प्लस एच अपॉन आर इज इक्वल टू 4 ओनली। दिस मीन्स एच अपॉन आर इज इक्वल टू 3 एंड एच इज इक्वल टू 3 टाइम आर। सो हियर h इज इक्वल टू 3 टाइम r। इसका आंसर देखने के लिए इसकी जो ऑप्शंस हैं उसमें एक ऑप्शन 3r होनी चाहिए, उसको चेक करने के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। ये देखिए जो ऑप्शन है 3r, सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 15। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। पहले सवाल को हमने पढ़ना है ध्यान से। देखिए, ए रोलर कोस्टर इज डिजाइंड सच दैट द राइडर एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। एक रोलर कोस्टर है, उसको आप इंटरनेट में डाल के ज़रूर देखें। एक राउंड शेप एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें आप रोल कर सकते हैं। एज दे गो राउंड द टॉप ऑफ ए हिल हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसमें कर्व जो बनेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर क्या होगा? द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 मीटर, राइट। एंड द स्पीड ऑफ द कार एट द टॉप ऑफ द हिल इज, आपको निकालना है कार की स्पीड हिल के टॉप पर कितनी हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट इट इज़ आस्क्ड फ्रॉम अस। तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। वो इस तरीके से कहा गया है कि आप एक सर्कल जिसकी रेडियस आर है उसमें आप घूम रहे हैं। तो एक स्टेज के रोलर कोस्टर के ऊपर, एक स्टेज के ऊपर कार आपकी यहाँ आ जाती है। यहाँ कार की वेलोसिटी कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। और जो कार है उसमें जो ड्राइवर बैठा हुआ है, जो राइडर है इसका, वो वेटलेसनेस फील कर रहा है। तो वेट किसी ऑब्जेक्ट का कैसे आता है? mg। जिस फोर्स से अर्थ उसको अपने सेंटर, जिस मास को अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचती है, जैसे ही सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें एक आउटवार्ड फोर्स भी काम कर रहा है। तो यदि ये आउटवार्ड फोर्स और इनवार्ड वेट जो है वो बराबर हो जाएं तो वेटलेसनेस की कंडीशन पूरी हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, इन दिस केस वेटलेसनेस के लिए mg शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। सो m के साथ m कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू आर एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। सो पैरामीटर हमारे पास दिए हुए हैं। g की जगह आप 10 पुट कर सकते हैं और r की जगह आप पुट कर देंगे 20। सो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 200 और ये आ जाएगा आपके पास 10 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 की जगह आप पुट कर सकते हैं इंटू 1.41 विच इज़ 14.1 मीटर पर सेकेंड, right? So this is between the 14 this is the option number A, it is correct। ये 14 से लेके 15 मीटर पर सेकेंड के बीच बीच में ये लाई करेगा। So now we will go for question number, next question is question number 16 for us। we'll go for question number 16। Imagine a new planet। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास एक नया प्लैनेट है और उसकी जो डेंसिटी है इट इज़ सेम एज दैट ऑफ अर्थ। तो इसको साथ साथ में लिख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ अर्थ। उसके बाद क्या कहा गया? बट इट इज़ 3 टाइम्स बिगर देन दैट साइज ऑफ अर्थ। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ द प्लैनेट है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज़ 3 times bigger than radius of earth। So if the acceleration due to gravity on the surface of earth is g and that on the surface of the planet कितनी होनी चाहिए? आपको निकालना है g प्राइम का वैल्यू कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जो डेंसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला होता है ना, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो हम ये जानते हैं कि जो मास होता है ना,
मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो होगा। तो आप निकालेंगे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस क्या होगा, g अपॉन आर स्क्वायर इंटू दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब रो, राइट। सो यू विल लेफ्ट विद आपके पास बचेगा 4/3 पाई जी आर रो। तो ये इक्वेशन जो नई बनी ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, राइट। तो हमसे पूछा हुआ है कि नए प्लैनेट की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 4/3 पाई जी आर प्राइम इंटू रो। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, हम रेशो बनाते हैं। तो ग्रेविटी ऑफ द न्यू प्लैनेट अपॉन ग्रेविटी ऑन द एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इसमें जो कॉमन पैरामीटर हैं जो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे उनको हम नहीं लिखेंगे। इसमें 4/3 की ज़रूरत नहीं क्योंकि कॉमन है, इसकी ज़रूरत नहीं, जी की ज़रूरत नहीं, और डेंसिटी भी है, सेम है। तो हम यहाँ लिखेंगे जी प्राइम की जगह हमारे पास आ जाएगा आर प्राइम और नीचे आर आ जाएगा, यही पैरामीटर डिफरेंट है। सो ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू आर प्राइम का वैल्यू जो है वो 3 टाइम आर है अपॉन radius of earth into g. So we can say gravity on the surface of the new planet is equal to 3 times gravity on the surface of earth. So this means option number D is correct in this case. Option number D is correct. G prime is 3 times G. So आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सामने आपको स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं अपना दिमाग लगाकर, और यदि दिक्कत आती है तो आप वीडियो को आगे कैरी करके देख सकते हैं। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 17। इन क्वेश्चन नंबर 17 हमें ये दिया गया है, सवाल को पढ़ते हैं पहले। द डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट, ये भी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की ही है। जो न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट है उसकी जो डेंसिटी है वो ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ है। हम यहाँ लिख लेते हैं नोन पैरामीटर्स। द डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू 2 टाइम डेंसिटी ऑफ अर्थ, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू दैट ऑफ the surface of earth. Acceleration due to gravity of the new planet is equal to acceleration due to gravity on the surface of earth. If the radius of the earth is r, radius of the planet आपको निकालना है, radius of the planet आपको निकालना है, राइट। सो हम दोबारा फिर से अपने एक्सप्रेशन लिखते हैं सेम इन द टर्म्स ऑफ द डेंसिटी। सो ग्रेविटी इट इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3 पाई जी r and rho. So this is equation number 1. Now gravity on the new planet is equal to 4/3, that is constant, pi g, and radius of the planet and the density of the planet. So जो common parameter हम ratio बनाते हैं पहले gp upon ge, right? So common parameter आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप काट दीजिए। अब आपके पास रह गया radius of the planet and density of the planet upon radius of earth and the density of earth, right? So जो radius of the planet हमें निकालना है, और यहाँ हम लिख सकते हैं gravity on the planet upon gravity of the earth. Now radius of the planet निकालना है r into the density of the planet is 2 टाइम density on the surface of earth. इसको रो से रहने देते हैं, रो से रो कैंसिल हो जाएगा। gp इज इक्वल टू ge, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ वाला पार्ट जो वो 1 आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम रेडियस ऑफ द प्लैनेट अपॉन r इज इक्वल टू 1. So radius of the planet is equal to r/2. So this is the final answer of the question. The radius of the planet is r/2. This means for question number 17, option number A is correct, right? So now we will shift our discussions to the question number 18. ये क्वेश्चन है हमारे पास
पहले हमें सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज़ 9 टाइम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट बी। लिख लीजिए साथ में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज इक्वल टू 9 टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट बी, राइट। अब एक आदमी है, वो जंप करता है। ए मैन जंप टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर। एक आदमी जंप लगाता है 2 मीटर तक का ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट ए प्लैनेट के सरफेस से जंप लगाता है। बट इज़ द हाइट ऑफ द जंप बाय द सेम पर्सन ऑन द प्लैनेट बी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये हमें ज़रा सोचना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी के प्रिंसिपल को हम लगाएंगे। तो जो उसके सरफेस के ऊपर देखिए, यहाँ से वो जंप लगाएगा किसी सरफेस के ऊपर, तो जंप लगाने के लिए वो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वो फॉर एग्जांपल इस हाइट तक वो चला जाता है। सरफेस ए भी हम प्लैनेट ए के लिए वैसा ही होगा डायग्राम, प्लैनेट बी के लिए वैसा ही होगा। तो इसके लिए हमें कह देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हमें कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 mv², वो किसके बराबर होगी, वो होगी mg ग्रेविटी ए की, और हाइट जितना वो अटेन करता है, हाइट ऑन द सरफेस ए, और यही रहेगा वही मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट बी एंड हाइट ऑन द प्लैनेट बी, राइट। सो अब m जो है वो m के बराबर होगा। वी कैन से दैट ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट ए, हाइट अटेन ऑन द प्लैनेट ए इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन द हाइट b एंड हाइट ऑफ द प्लैनेट b। सो इसको हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमें पूछा है कि दूसरे जो प्लैनेट है उसके ऊपर वो कितनी हाइट अटेन करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि GA/GB इंटू HA। तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाइट जो है वो दूसरे प्लैनेट के ऊपर कितनी आएगी, हम GA की जगह लिख देंगे 9 टाइम GB/GB इंटू हाइट अटेन्ड ऑन द सरफेस A इज इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है 2 मीटर, यहाँ आ जाएगी दिस इज 2 मीटर, राइट। सो यहाँ हम लिख देते हैं 2 मीटर। सो हाइट अटेन्ड ऑन द सरफेस B इज इक्वल टू 18 मीटर। So this is the final answer of the question. Now we are shifting our discussions to the question number 19. अब हमारे पास आएगा सवाल नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें ये कहा गया कि assuming that अर्थ टू बी द स्फेयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, अर्थ की जो डेंसिटी यूनिफॉर्म है, हर जगह एक जैसी है, बट इज़ द वैल्यू ऑफ G इन ए माइन 100 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस के अंदर यदि आप 100 किलोमीटर चले जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये तो सीधा स्पार्ट फार्मूला है, ये क्वेश्चन बहुत साधारण रहेगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ D जो होता है वो होता है G माइनस D/R, वेयर D इज़ द डेप्थ एंड R इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। सो यहाँ ये कहा गया है कि जो D का वैल्यू दिया गया है वो 100 किलोमीटर तक आपने नीचे चले जाना है, और R इज़ अ रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज़ 6400 किलोमीटर, राइट। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट नाउ ग्रेविटी एट अ डेप्थ D इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज़ 9.8 इंटू 1 माइनस 100 किलोमीटर अपॉन 6400। यहाँ आपको मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम यूनिट जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं, सो इट्स सिंपल मैथमेटिक्स,
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज़ 9.8, 1 माइनस 1/64, तो आ जाएगा LCM 64, दिस इज 64 माइनस 1, सो GD इज इक्वल टू 9.8 इंटू 63/64। सो ये बिकॉज इट इज़ लेस देन 1, तो इसका आंसर थोड़ा सा कम आएगा, और यदि आप इसको सॉल्व करके चेक करें देन इट इज़ 9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप आइडिया भी लगा सकते हैं इससे, बिकॉज इट्स ए लिटिल लेस देन 1, सो इसका आंसर जो है बिना सॉल्व किए भी आप लगा सकते हैं कि इट इज़ नियरली 9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना चाहिए। बिकॉज इन कम्पिटिटिव एग्जाम यू हैव टू अटेम्प्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चन इन ए क्विकर मोड, फास्ट करना है आपको। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 20। इस सवाल में कहा गया है कि एक बॉडी है, ए बॉडी बेस 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस के ऊपर उसका जो भार है वो 72 न्यूटन है, और कहा गया है कि व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। यदि आप सरफेस के ऊपर किसी बॉडी को तोल रहे हो, सवाल देखिए कुछ इस तरीके का है, ये रहा आपके पास अर्थ सरफेस, और इस अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ आप यदि किसी मास का वेट निकाल रहे हो, तो वो जो वेट है वो 72 न्यूटन है, राइट। अब यदि आप इसको कुछ ज़मीन के ऊपर ले जाते हैं, और कितनी हाइट पर ले जाते हैं, यहाँ दोबारा फिर से तोलते हैं, और ये हाइट कितनी है, h इज़ इक्वल टू R/2। तो आपको ये बताना है कि यहाँ वेट कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। सो हम इसको लिखते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है ना, जनरल फार्मूला G इज़ इक्वल टू Gm/r²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। और यदि मान लो हम इसको कुछ ऊपर उठा ले जाते हैं, तो ग्रेविटी एट ए हाइट h को हम क्या लिखेंगे, इट इज़ Gm/r प्लस h का स्क्वायर आ जाएगा। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो ग्रेविटी एट ए हाइट h, इट इज़ Gm/r प्लस h का वैल्यू कितना है, दिस इज R/2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो GH दैट इज Gm/r प्लस R/2, इट इज 3/2r स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इन दोनों की फिर रेशो बना दीजिए, इट इज GH/G। तो आप ये देख लें कि जो कॉमन पैरामीटर्स हैं उनको आपको लिखने का ही ज़रूरत नहीं, बेसिकली आप इसको प्रैक्टिस कर लें। वो आपके पास हम लिख देते हैं एक बार, Gm/3/2 का स्क्वायर इंटू Gm, और यहाँ आपके पास आ जाएगा R²। Gm से Gm कैंसल, आप इसको मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास से डिवाइड कर दीजिए, वेट की बात हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा mgh। दिस इज WH/mg इज 72 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और यहाँ आपके पास आ जाएगा R², और नीचे आपके पास आ जाएगा 9/4 टाइम R²। R² से R² कैंसल। नाउ वेट एट ए हाइट h इज इक्वल टू 4/9 इंटू 72 9 8, दिस इज 32 न्यूटन। So it's a simple question, and question number 20A is the right answer. So this is 32 Newton. Okay. So now we are going for another question. This is question number 21. इस question को हम सबसे पहले ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। In a rocket, a second pendulum is mounted. सेकेंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, उसको लटकाया आपने एक रॉकेट के ऊपर। इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज व्हेन द रॉकेट, उसकी जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो कब घटेगा। 4 ऑप्शन दी हैं। यदि आपका जो रॉकेट है वो नीचे की ओर आता है, कम्स डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूव्स अराउंड द अर्थ इन द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, मूव्स अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूव्स अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए हम पहले लिखते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T=2π√L/G। सवाल ये कहा गया है कि उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो घटेगा कैसे। वो घटेगा कैसे? वो तब घटेगा यदि लेंथ तो उतनी ही रहेगी,
length of the string will remain the same. 2 pi has no role to play because it is a constant. तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस एक्सेलरेशन में कोई चेंज आएगा, मतलब ये इंक्रीज करेगा, तभी टाइम पीरियड घटेगा. अब आपको ये देखना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस केस में बढ़ेगा, राइट. तो ये देखिए कि यदि आपका जो रॉकेट है, यदि आपका जो रॉकेट है जी का जो वैल्यू होता है ना वो डाउनवार्ड डायरेक्शन में होगा. यदि आपका रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तो उसका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा ना वो g+a हो जाएगा. रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g+a हो जाएगा. तो इसका मतलब जब आपका जो रॉकेट है वो अपवार्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g+a पर डिपेंड करेगा, राइट. और जब g+a मीन्स जब एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा. दिस मीन्स दैट इन दिस केस द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर डी में कहा गया व्हेन द योर रॉकेट विल मूव अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट. So with this I am going to close the questions on acceleration due to gravity. Thank you.